नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज लगा चुके हैं और 65 एमसीक्यूज लगाए हैं। अगर आप लोगों ने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं जाके जरूर देख लीजिएगा, थ्योरीज भी देखिएगा और एमसीक्यूज भी लगाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों। ठीक है, 65 क्वेश्चंस में आपका पूरा का पूरा सर्वोच्च न्यायालय रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वन लाइनर पढ़ते हैं, शीघ्र अवलोकन। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक बार चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? मतलब किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? अमूमन लोग सोचेंगे अनुच्छेद 124, लेकिन अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक है, ये ध्यान देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में। हम लोग थ्योरीज में इस चीज को 4-5 बार पढ़े हैं, एमसीक्यूज में इसको 2-3 बार पढ़े हैं, वन लाइनर में भी आ गया है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ रहे हैं अभी तक, कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी में उसी टॉपिक का, प्रत्येक टॉपिक का 6 से 7 बार रिवीजन हो ही जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाता है हम लोगों को लिए, क्योंकि इस तरीके से ये चीजें हम लोगों को याद हो जाती हैं और एग्जाम के लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। हमको यह ध्यान देना है, संरक्षक किसका? संविधान का। हम लोग इसमें राष्ट्रपति में कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, क्योंकि संविधान का संरक्षक, संविधान की व्याख्या कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता नहीं है, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। और मौलिक अधिकारों के हनन पर हम लोग कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसीलिए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, यहां से ध्यान रख लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 में है और अध्याय 4 में है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। सर्वोच्च न्यायालय अपने परामर्शदात्री अधिकार के तहत क्या करता है? परामर्शदात्री अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत है। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, तो सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामले में या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु दे सकता है दोस्तों। ठीक है, बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, 6th है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का अपनाया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था कब आया था? 1993 में आया था और उस समय कितना था? 1+2 था। फिर आया 1998 में 1+2 को बढ़ा करके 1+4 कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 1+4 ही है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कॉलेजियम व्यवस्था कब शुरू हुई, तो 1993 में ही शुरू हुई, 1+2 में शुरू हुई। ठीक है, ये ध्यान देना है। 7वां है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय होगा एक, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा तो अनुच्छेद 124 के 1 में कहा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 124 के 4 में न्यायाधीशों की पद मुक्ति दी गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो न्यायिक सक्रियता दोस्तों जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? इसका कहने का मतलब यह है, जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। तो जब सर्वोच्च न्यायालय कार्य करना शुरू कर दिया, उस समय हमारे न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 1+7 थी, मतलब 8 न्यायाधीश थे टोटल। ठीक है, और 2019 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने वाला अधिनियम आया और उस समय अधिनियम में संशोधन के तहत कितना कर दिया गया? 1+33। तो वर्तमान में कितने हैं? 34 हैं। ठीक है, ध्यान देना। 10वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों न्यूनतम आयु के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ना ही संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग सर्वोच्च न्यायालय का पढ़े होंगे पिछला थ्योरी और एमसीक्यू, तो दोस्तों देख रहे होंगे आपको चीजें याद हो रही होंगी।
ठीक है। और जब तक हमको चीजें याद नहीं होती हैं तब तक हम एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लोग काफी समय तक तैयारी करते हैं, उनको याद नहीं होती चीजें, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, हमने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया है, तो इस तरीके से पढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण रोल था उसमें दोस्तों, ठीक है। तो इसी बात को आप लोगों के सामने इसीलिए शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से भी पढ़ा कीजिए। 11th है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु का निर्धारण कितना किया गया है? तो न्यूनतम आयु का निर्धारण तो नहीं किया गया, लेकिन अधिकतम आयु का निर्धारण किया गया है 65 वर्ष की आयु तक। जब वो 65 वर्ष के हो जाएंगे तब वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 127 में है, ठीक है। 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और कब की जाती है? जब हमारे न्यायाधीशों का कोरम नहीं पूरा होता है, ठीक है, कोरम ना पूरा होने पर किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहां की जाती है? तो कहां की जाएगी? उच्च न्यायालय में तो की नहीं जाएगी, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है, ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहीं से पूछ लेता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 126 में है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं या पद रिक्त होता है या कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ये 3 स्थितियां हैं, ठीक है। पदमुक्त मतलब असमर्थ हैं, पदमुक्त हैं, या उनका पद रिक्त है, ठीक है। तो इस संबंध में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और अमूमन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो यहां पर क्या कह रहा है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि कार्यकारी तो है नहीं, तो तदर्थ न्यायाधीश, क्योंकि उस समय न्यायाधीश रहते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति माह है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है प्रति माह, ठीक है, ध्यान देना है। 2 लाख है दोस्तों, 2 लाख जोड़िएगा, ये नहीं केवल 50,000 कर दीजिएगा। 16वां है, तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 127 में है दोस्तों, ठीक। 17वां है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। पिछले एमसीक्यू इसका पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान देना है। और जनहित याचिका लाई किसके द्वारा गई थी? तो लाई गई थी पीएन भगवती के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पीएन भगवती के द्वारा लाई गई थी। और जिस समय लाई गई थी उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो कि वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी, ठीक है, ध्यान देना है। हालांकि जो जनहित याचिका लाई गई थी पीएन भगवती के द्वारा, पीएन भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश बाद में बनते भी हैं, लेकिन जब ये पीएन भगवती जनहित याचिका को लाते हैं उस समय वो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, उस समय मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 18वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन किस निधि पर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, पता ही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है? तो हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 124(1) में भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों की पदमुक्ति है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 1 2 का 4 माय नेम इज लखन हो गया यहाँ पर, ठीक, ध्यान देना है। 20वां है, भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो एम हिदायतुल्लाह थे, ठीक है, ध्यान देना। एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे और राष्ट्रपति अनुपस्थित थे। राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित थे, तो उसकी जगह थे एम हिदायतुल्लाह दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी बता चुके, अनुच्छेद 124 के 2 में। तो इसी तरीके से जब ऐसे ही 6-7 बार एक ही बार में रिवीजन हो जाएगा तो चीजें हम लोगों को याद हो ही जाती हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिससे उपयुक्त समझते हैं उससे राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे उपयुक्त समझें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, ठीक। 23वां हो गया,
भारत के, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम की सलाह मानना बाध्य होता है। ठीक है, कोलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास कोलेजियम की सलाह जाती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। इसमें है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले कौन थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, लगभग 7 साल थे। ठीक है, ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत दिलाते हैं? अनुसूची, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। राज्यपाल तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। तो ये 3 चीजें हमको ध्यान देनी है। ये 3 लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। 25वां, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 26 जनवरी 1950 हुई और उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। ठीक है, ध्यान देना है। 27वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, 28वां है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो 1973 के केशवानंद भारती वाद में इसको प्रतिपादित किया गया था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 28वां है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक कौन कार्य करने वाले न्यायाधीश थे? तो कम से कमल हो जाते हैं, कमल नारायण सिंह दोस्तों। ठीक है, सबसे कम कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह सबसे कम दिन तक रहते हैं, 17 दिन तक रहते हैं। ठीक, और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक 7 साल तक रहते हैं। ठीक, ध्यान देना है। 29वां है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है? तो केवल और केवल असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के ही आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर। ओनली 2 आधार है। ठीक है, 30वां है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद को। पहले सबसे पहले 1+7 थे, वर्तमान में 1+33 है। ये कब कर दिया गया था? ये 2019 में कर दिया गया था। ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले भी। 31वां, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 32वां, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो सबसे बड़े न्यायालय से रिटायर होंगे तो किसी छोटे में थोड़ी ना करेंगे, तो कहीं भी नहीं करते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 33वां है, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर पर लाया जाता है? तो लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर पर और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पर लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब चीजें कम समझ में आ रही होंगी या आ भी रही होंगी तो भी जाके थ्योरी वाला क्लास जरूर देखिएगा दोस्तों। छोटे छोटे क्लासेस 10 पार्टों में डिवाइड हैं, लगभग 3 घंटे का क्लास है, पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय और एक टॉपिक पर आप 3 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे में सब कुछ याद हो जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पता नहीं कितना साल बिता देते हैं, यहां पर तो 3 घंटे की बात है केवल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 34वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो के.जी. बालकृष्णन थे दोस्तों। ठीक है, के.जी. बालकृष्णन थे प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि सर्च करेंगे लिखेंगे आपको याद होगा, और पता है लिख देंगे तो भी आपको याद हो जाएगा और अच्छे से दोस्तों। ठीक है, 35वां है, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बोले या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोले, बात एक ही होती है। 36वां है, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 में है। ठीक, 37वां है, न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से किस बहुमत से पास होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों में से तो पहले प्रस्ताव लोकसभा से या राज्यसभा से क्रमशः 100 या 50 सदस्यों के द्वारा लाया जाना चाहिए। और दोनों सदनों में किस बहुमत से पास होना चाहिए? तो विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। और विशेष बहुमत में भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3
और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब वर्तमान में लोकसभा में कितने 543 है, तो इनका बहुमत होना चाहिए और वो 2/3 को संतुष्ट करता हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तब 38वां है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस.एच. कपाड़िया थे दोस्तों। ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 39वां है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी हो सकती है, अन्य स्थानों पर हुई है। कहां पर हुई है? लेकिन हैदराबाद और श्रीनगर में हुई है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 130 के तहत। और अन्य स्थान पर बैठक का आयोजन कौन कर सकता है? सीजेआई कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश। और किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति की अनुमति पर कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 40वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 132 के साथ अनुच्छेद 134 मिला करके पढ़ेंगे। मतलब संवैधानिक विवाद, दीवानी विवाद अगर यहां पर होता तो दीवानी विवाद अनुच्छेद 133, फौजदारी मामला होता तो अनुच्छेद 134 हो जाता। लेकिन कह रहा है कि संवैधानिक विवाद में अपील अनुच्छेद 132 में है और अनुच्छेद 134 में है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए इजाजत देता है। मतलब वो अनुमति, वो प्रमाण पत्र देता है कि ये मामला विधि का सारवान है। इस मामले में विधि के सारवान का प्रश्न निहित है, मतलब संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, विधि की व्याख्या का प्रश्न निहित है और इस प्रकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जानी चाहिए, अनुच्छेद 134 कहता है। और संवैधानिक मामला है तो अनुच्छेद 132 के तहत है। ठीक, ध्यान देना है। 41वां है, भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में लोकहितवाद के जनक किसे माना जाता है? तो लोकहितवाद का जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है। और लोकहितवाद जब लाया गया था पी.एन. भगवती के द्वारा, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। ठीक है, 42वां है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित। ठीक है, 43वां है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हुई थी, 1861 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, और भारत में, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च, और वैसे भी भारत में या स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई। उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से रिवीजन होता है, कोई एक टॉपिक आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 44वां है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में है। इसी में न्यायालय की अवमानना भी है। ठीक, 45वां है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत हुई। ठीक है, 46वां है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के गठन कब किया गया? तो गठन भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। सब कुछ हम रख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि बता दिए पहले ही, लेकिन रख दिए हैं सब कुछ। आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस वाले भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है। 47वां, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 48वां, भारत में न्यायालय की अवमानना किस देश से प्रेरित है? तो न्यायालय की अवमानना ब्रिटेन से प्रेरित है। हालांकि ब्रिटेन में वर्तमान में न्यायालय की अवमानना नहीं है, लेकिन भारत में प्रेरित ब्रिटेन से है। ठीक, 49वां है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। ठीक, 50वां है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय को। इसीलिए तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, ध्यान देना है। 51वां है, भारत में संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, जब 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 52वां है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो प्रारंभिक 131 में है। ठीक, 53वां है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको
एनजीटी कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। 54वां है, भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी? कहने का मतलब महिला अधिवक्ता है, ये न्यायाधीश नहीं है। तो अधिवक्ता है मतलब 10 वर्ष तक ये अधिवक्ता के पद पर रही होंगी, फिर जाके सीधे न्यायाधीश बनी हो उच्चतम न्यायालय की। कौन है? इंदु मल्होत्रा है दोस्तों। ठीक। 55वां है, सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों में अपील का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक मामलों में अपील 132 के तहत होती है। प्रारंभिक मामलों में अपील प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता अनुच्छेद 131। संवैधानिक मामलों में अपील मतलब अपीलीय जो अधिकार है वो शुरू हो जाता है अनुच्छेद 132 से, और उसमें संवैधानिक मामलों में अपील 132 है। उसमें दीवानी मामलों में अपील 133 है। दांडिक मामलों में अपील 134 है। ध्यान देना है ये सब। 56वां है, कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। 57th है, बजट नहीं है दोस्तों, ये है कौन सी रिट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संभाल लीजिएगा इसको। कौन सी रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध दोस्तों। ठीक है, जब हम लोग 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे थे मूल अधिकार में, तब पूरे 5 रिट क्षेत्राधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। नहीं पढ़े होंगे तो जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट बन गई है पॉलिटी की पूरी, उसमें जाके देख लीजिएगा मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर, और उसी में मौलिक अधिकारों में बताया गया है पूरा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बाहर जाने वाला ही नहीं है। ठीक है। 58वां है, दीवानी या सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 133 में। अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में कर दिए थे ये, है कि नहीं? तो कितनी बार इसी चीज का एक्सप्लेनेशन कर दिया, ध्यान से सुनेंगे तो एक ही बार में सब आपको याद हो जाएगा। 59 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को सामने लाओ। अगर किसी को गैर कानूनन तरीके से, अवैध तरीके से मतलब बंदी बना लिया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा, तो न्यायालय आदेश जारी करते हैं कि बंदी को प्रत्यक्ष करो। यहाँ बंदी का मतलब कोई और मत समझ लीजिएगा, मेरी बंदी तेरी बंदी। बंदी मतलब बंदी जिसको बंद कर लिया गया हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन लेख जारी कर सकता है, कौन रिट जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी दोनों जारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 60th है, भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो रामास्वामी है, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रामास्वामी है, ठीक, जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। 61वां है, दांडिक या आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 134 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों में अपील, अनुच्छेद 134 में फौजदारी या दांडिक मामलों में अपील, अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, अनुच्छेद 143 में परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो ये सब चीजें हैं। 62वां है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 किस समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट पर। जब थ्योरीज में भी आया था, एमसीक्यूज में भी आया, ये वन लाइनर में भी आया, ये और भी कई बार आया है, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसी में। तो दोस्तों इसी तरीके से कई बार रिवीजन भी होता है। 63वां है, भारत का संविधान किसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को दंड देने का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 129 के तहत उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 215 के तहत दोस्तों। ठीक है, न्यायालय की अवमानना पर दंड देने का अधिकार इनको दिया गया है। 64वां है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश आदि का प्रवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 142 में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 65वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 के तहत। अभी जो अनुच्छेद 142 है ना, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, शादियां वही मान्य होंगी जो हिंदू विवाह एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादियां होंगी। मतलब जो हिंदू धर्म के विवाह के संस्कार हैं, अगर उन संस्कारों को उस शादी में, उस समारोह में फॉलो किया जाता है, वही हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत होने के पात्र होंगे।
ये सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री और आदेश से आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, छठवां है, किस आयोग ने उच्चतर न्यायालय, जब भी उच्चतर न्यायालय आएगा तो उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। जब उच्चतर न्यायालय आता है तो उच्चतर न्यायालय में दो न्यायालय आते हैं, एक उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। तो किस आयोग ने उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, ठीक है। 67 है, विशाखावाद किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संरक्षण से संबंधित है, मतलब अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है विशाखावाद, ठीक। 68 है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो अभी वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक। 69 है, सर्वोच्च न्यायालय को नियम आदि बनाने की शक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 145 में की गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 69 क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन वन लाइनर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, अगल बगल की चीजें भी कवर कर ली। और इसके पिछली क्लास, कल की क्लास 65 क्वेश्चन थी एमसीक्यूज की, उसके पहले थ्योरीज थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत बार इसका रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आता ही होगा, क्योंकि हम लोग इसमें किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि समय सबका कीमती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ। जय हिंद, जय भारत।